हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगले लेसन बायोमोलिक्यूल्स पर बात कर रहे हैं। इसके पहले हमारा लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था। उस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अभी तक फॉर्मिक एसिड कंप्लीट कर लिया है। कुछ अगला जो लेक्चर हम आपके लिए उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिटिक एसिड पर बात करेंगे, साथ में बेंजोइक एसिड पर भी बात करेंगे बच्चों। लेकिन आज मेरा विचार आया कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए बच्चों को एक फास्ट रिवीजन टॉप में जल्दी जल्दी आज बायोमोलिक्यूल्स पर बात कर लें, जिसे हम बोलते हैं जैव अणु। आज जैव अणु के बारे में जानेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कंपाउंड या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। डियर बच्चों, आज जैसा कि आप देखते हैं यहां लिखा भी है परिचय, इंट्रोडक्शन पर हम आज बात करेंगे आपसे। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे या हम कौन कौन से इस लेसन में बायो मॉलिक्यूल पर बात करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम आज अभी बात करेंगे, सबसे पहले तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होगा, जिस पर हम अभी इसी लेक्चर में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम इसी लेसन में बात करेंगे प्रोटीन पर, और प्रोटीन के ही पार्ट की बात करेंगे एमिनो अम्ल पर अच्छे से। साथ साथ में बात करेंगे विटामिन, और इसी में बात करेंगे हम न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारे जो चार टॉपिक रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमें बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत पढ़ना ही है, और जिसमें से प्रोटीन के अंतर्गत ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, डाइपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, ऐसी तमाम चीजें हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ते ही हैं। विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन को भी हम पढ़ते हैं, ऐड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप प्राचीन काल से ही पढ़ते आए हैं, डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, हाई स्कूल लेवल में ही पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे ही, साथ में इनके रिएक्शन इक्वेशन को भी हम देखेंगे। साथ साथ में ग्लूकोज फ्रक्टोज की रिएक्शन के अकॉर्डिंग साथ साथ कुछ ग्लाइकोजन, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, इन सब के स्ट्रक्चर भी हम सीखेंगे और पढ़ेंगे भी थोड़ा, लेकिन सबको बाद में देखेंगे। आज हमारा लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स पर परिचय पर। किस पर बात है? परिचय। तो उस परिचय पर हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, और बात करते करते हमने जो समय दिया उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगर चलेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले टॉपिक पर हम आएंगे आपके सामने कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक, आइए हम बात करें बच्चों जी। तो यहां आपकी मेन हेडिंग होगी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, और आप जानते हैं इसके स्पेलिंग देखिए आप पहले, इसी से मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्रेट्स, ये लिखा कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो बच्चों आप इतना तो सभी जानते हैं, सभी के सभी जीवधारी, चाहे वो वनस्पतियां हो और चाहे जंतु हो, सभी कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं और सभी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण कर हमें जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम
एनी वर्क करते हैं। भोजन खाया, रोटी खाई, दाल खाया, कुछ भी ऐसा कुछ किया, सब कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारी बॉडी में आएगा और उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर हमें ऊर्जा मिलेगा और उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग हमारा वर्क होता है। ठीक, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप देखिए ये पार्ट है कार्बो। कार्बो का मतलब ही होता है कार्बन। फिर लिखा हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब होता है जल। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट पर है, यह कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन मतलब जल, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारी इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इस बात को आप ध्यान देना कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, वही हमारा कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब आइए हम आगे बात भी कर ले इसी पर। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं डियर? कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर कार्बन का जो अनुपात होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 2, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसे क्या बोलते हैं डियर? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। बात समझ में आई? कार्बोहाइड्रेट जो है वो है, आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कार्बन का जलीय मिश्रण होता है जिसमें कार्बन 1 अनुपात, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन होता है। अर्थात इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। अगर इसका हम सामान्य फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें तो यहाँ CnH2 का होल N कह सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी जानकारी थी। अर्थात का क्वेश्चन पूछे कि सर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं या कीटोन होते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन माना जाते हैं। ये ऐसा कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहना है तो हम कह सकते हैं कि ये जल अपघटित होकर, ये जल अपघटित होकर, ये क्या होगा? ये जल अपघटित होकर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है कि मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट का आप जल अपघटन कराते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे सकते हैं वो, या वो पॉलीहाइड्रोक्सी आपको कीटोन दे सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब अधिक संख्या में, और हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सिल समूह, लेकिन साथ में क्या हुआ? एक CHO समूह होगा, या CHO नहीं होगा तो वो कहते हैं उसके साथ कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। समझ बात को? मतलब ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या अधिक होगी और उसके साथ साथ या तो CHO ग्रुप होगा अर्थात एल्डिहाइड, या उसके साथ कीटोन ग्रुप होगा जिस हाइड्रोक्सिल समूह के साथ, तभी वो कहलाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के लिए एग्जांपल की बात करें तो पहले एग्जांपल की बात करें कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट आप देखिए जिसमें हाइड्रोक्सिल और CHO होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल और CHO होता है वो ऐसा होता है ग्लूकोज। ऐसा क्या होता है? ग्लूकोज। और हाइड्रोक्सिल और कीटोन हो ऐसा होता है डियर फ्रक्टोज। ऐसा क्या होता है आपका? फ्रक्टोज। इस बात को आप जान लीजिए, जो जिसमें OH और CHO वो ग्लूकोज, जिसमें कीटोन हो सा और फ्रक्टोज होता है।
ये दोनों को दोनों कार्बोहाइड्रेट। तो हमने जानकारी जो आपको दी है वो हमने दी आपको बायोमोलिक्यूल्स की में कार्बोहाइड्रेट कैसे करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बन का हाइड्रेट्स भी कहते हैं और इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है, जिसका सामान्य सूत्र दिखे है CnH2O का होल एन है। और इससे हम या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, इतनी आपको जानकारी मिली होगी। अगर आप अच्छे से देख रहे हो समझ रहे हो तो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हम किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण होता क्या है? ठीक है, आइए हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर हम बात करते हैं। ठीक है, आइए यहां डाल लीजिए, बात यहां से कर लेते हैं। बीचों बीच हेडर डाले हमने कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहे तो कार्बोहाइड्रेट को दो टाइप में हमने वर्गीकृत किया है। एक तो कार्बोहाइड्रेट को बताया गया है कि भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। और एक कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया वो है रासायनिक गुणों के आधार पर। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण तो कार्बोहाइड्रेट को दो टाइप में बांटा गया है, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरी बात रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक, आइए भौतिक गुणों के आधार पर कैसे बांटा गया है और रासायनिक। भौतिक गुणों के आधार पर दो टाइप का होगा जो आपको यही लिखूंगा मैं और समझ में आएगा। पहला होगा शर्करा, जिसे हम इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं शुगर, और दूसरा होगा शर्करा, इसे इंग्लिश वर्ड में बोल सकते हैं हम नॉन शुगर। ठीक, सिंपल सा होगा। भौतिक गुणों के आधार का मतलब है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कैसे दिखाई देते हैं या कैसे हम उसको फील कर सकते हैं, वो फिजिकल कहलाता है। फिजिकल रूप से कैसे हम समझ से दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहा है हमें, कैसी गंध आ रही है, फिजिकल रूप से कैसी चीजें होती है, वो भौतिक गुण होते हैं। जैसे कि पहला है शर्करा, दूसरा है अशर्करा। ठीक, अगर बच्चों हम शर्करा की बात करें तो देखो, शर्करा की बात कर रहे हैं, शुगर, शुगर क्या होगा देखो। अगर शर्करा की हम बात करें बच्चों तो शर्करा को अगर समझना है तो आप घर में रखी शक्कर को समझ जाइए, तभी आपको समझ में आ जाएगा शर्करा क्या है। घर में रखी शर्करा कैसी होती है आपने देखा होगा, वह क्रिस्टलीय दिखाई देती है, हमें क्रिस्टल के रूप में हमें दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं यह क्रिस्टलीय है। क्योंकि शर्करा को यदि समझना है तो घर में रखी जो चीनी है उसको समझ लीजिए। तो आपने घर में रखी चीनी को शर्करा अथवा शक्कर जिसे शुगर बोलते हैं, वह कैसी होती है हमें दिखाई दी क्रिस्टलीय। जब हमने खाया या तो देखा क्या है, वो मीठी भी होती है, स्वाद में क्या होती है मीठी। मीठी बात अगर पानी में उसको घोला, गर्मी में शरबत बनाया तो हमने देखा वो जल में क्या दिखाई दिया, हमें जल में हमें विलेय दिखाई दिया। जल में कैसी है वो विलेय भी है, मतलब क्रिस्टल दिखाई दिया हमें, मीठी दिखाई गई, जल में विलेय भी है। ठीक, जैसे आप खुद जानते हैं ऐसे कौन कौन सी हो सकती है, ऐसे जैसे कि आप जानते हैं ग्लूकोज मार्केट में मिलता है मेडिकल वगैरह पर, जैसे आपने जाना फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या है आपकी शुगर अर्थात शर्करा कहलाएंगे। और उससे पूछे नॉन शुगर क्या है तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यह क्रिस्टलीय था, यहां लिख दीजिए यह है
आकृष्टीय है, एमॉर्फस, ठीक है, ये आकृष्टीय है। दूसरी मीठी ना होकर ऐसे लगे स्वादहीन होती है, कोई स्वाद ही नहीं होता। जल में विलीन होकर जल में आंवले होती है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये क्या है, ये सब नॉन शुगर कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? ये सभी के सभी नॉन शुगर अर्थात अशर्करा कहलाती है हमारी। तो भौतिक गुणों के आधार पर आपके सामने ये रहा, जिसको आप समझ के लिख सकते हो। बताइए कोई समस्या हो रही हो तो भौतिक गुणों के आधार पर मैंने आपको दिया। अगर हम बात करें रासायनिक गुणों के आधार पर, तो डियर रासायनिक गुणों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। उसको देखिए, इसको कई भागों में बांटा गया। रासायनिक गुणों के आधार पर देखें तो पहला भाग बांटा गया आपका, अगर पहला भाग देखें तो आपका है मोनोसैकेराइड। कौन सा भाग है? मोनोसैकेराइड, ठीक। दूसरा आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं ओलिगोसैकेराइड, दूसरा भाग है ओलिगोसैकेराइड। और रासायनिक गुण के बाद तीसरा भाग देखें तो वो है आपका पॉलीसैकेराइड। क्या कहलाएगा आपका? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड में यदि बच्चे देखें तो मोनोसैकेराइड में जो अणुओं की संख्या होती है वो केवल, मोनो का मतलब ही एक होता है, तो यहाँ पर अणु की संख्या देखा जाए वास्तविक रूप में तो ओनली 1 होती है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के अणु हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना है कि ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के अणु हो सकते हैं और पॉलीसैकेराइड में अधिक होते हैं। मतलब कई मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। क्या जानते हो आप? कई मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है आपका क्या? पॉलीसैकेराइड। बस समझ में आ रही? तो अब हम एक एक करके सब पर थोड़ी थोड़ी बातें कर ले रहे हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम बात कर ले। रासायनिक, इस पर तो हमने बात कर ली है। बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पर के आधार पर जो बनू, मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, इन चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। आइए रासायनिक गुणों के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट पर बात कर रहे हैं। देखिए मेन हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे ऊपर, रासायनिक गुणों के आधार पर। और रासायनिक गुणों के आधार पर हम बात करें बच्चों तो पहली बात आप जानते हैं हमारा चलेगा मोनोसैकेराइड। कि मोनोसैकेराइड होते क्या है, तो आप ये जान लीजिए मोनो का मतलब ही होता है एक। मोनो का मतलब ही क्या होता है? एक। मतलब मोनोसैकेराइड का मतलब है, ऐसा कह सकते हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यदि इनका जल अपघटन भी किया जाए तो किसी भी प्रकार की सैकेराइड का कोई भी अणु नहीं देते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है मोनो। मोनो मतलब ये। अब ये क्या अपघटित होंगे? और जैसे आप जानते हैं ग्लूकोज, जैसा जैसे आप जानते हैं लैक्टोज, नहीं गैलेक्टोज। देखिए मैंने क्या कहा, मोनोसैकेराइड क्या है? यह है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्या कहा मैंने?
ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड का ऐसा लिखते हैं, जो जल अपघटित होकर कोई भी अणु नहीं देते। ठीक, इस बात को रखना। मतलब मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक सैकेराइड। तो ये जल अपघटित होकर किसी प्रकार कोई सैकेराइड नहीं देते हैं, इनका नाम ही है मोनो, मतलब ये खुद एक है, तो कोई अलग नहीं होता, टूटते नहीं है। अगर ये दो होते तब कोई एक अणु तोड़ता है और अलग एक होता। आपको जानते हैं इस स्वाद में मीठे होते हैं, कौमा जल में बिले होते हैं। इस बात को ध्यान, इस स्वाद में क्या होते हैं मीठे और जल में क्या होते हैं बिले। जैसे आप खुद जानते हैं, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, क्या जानते हैं आपका, जैसे ग्लूकोज, जैसे आपका क्या है ग्लूकोज, आपको जानते हैं अच्छे से, ये पढ़ो ना। जैसे आपका ग्लूकोज हुआ और फ्रक्टोज है, ये सब कहते क्या है समूह ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों के दोनों क्या है आपके मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात कर लिए तो ओलिगोसैकेराइड होता है अगला, ओलिगोसैकेराइड का ओलिगोसैकेराइड का मतलब है, एक यार कृष्णा, ओलिगोसैकेराइड होते हैं, हमें आपको पता है कि 2 से लेकर 10 मोनो, आपको पहले बताया सैकेराइड के अणु देते हैं। इस बात को जानना, मतलब ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के हमें क्या देते हैं अणु देते हैं, समझ रहे। और मोनोसैकेराइड अणु जो देंगे तभी हमारा क्या कहलाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत कई चीजें आती है जो मैं उस समय नहीं लिखा था आपके, लेकिन यहां लिखूंगा। पहला है डाइसैकेराइड, पहला क्या होगा आपका डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में बच्चों बात करें तो डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है दो, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जल अपघटित होकर, यह जल अपघटित होकर 2 मोनोसैकेराइड देते हैं, 2 मोनोसैकेराइड देते हैं। मतलब डाइसैकेराइड की बात करें तो ये जल अपघटित करेंगे 2 मोनोसैकेराइड देंगे। जैसे देखो आपका खुद जानते हैं एग्जांपल में सुक्रोज C12H22 है ना, ये क्या बोलते हैं इसको सुक्रोज, और इसका जल अपघटन कराइए आप, जल जोड़ दिए तो अब आते हैं ग्लूकोज देगा और एक फ्रक्टोज देगा, ये आपका होगा ग्लूकोज और ये होगा आपका फ्रक्टोज, क्योंकि दोनों के अणु सूत्र एक ही होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, केवल संरचना सूत्र बदले होते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे के समावयवी हम कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर। तो डाई कहा था उसने, डाई का मतलब 2 सैकेराइड का देगा, तो यहाँ 2 मोनोसैकेराइड देता है। इसी प्रकार हमारे दूसरे पॉइंट में बात करें इसे बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, और ट्राइसैकेराइड का मतलब है खुद जान ले कि यह चला पड़ा होगा, डाई था तो 2 और ट्राई था तो 3, मतलब डाई 2 था तो 2 अणु देगा, ट्राई है तो 3 अणु देगा। मतलब सीधे रख लीजिए कि यह अपघटित होकर 3 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, मतलब एक नहीं देंगे, 3 मोनोसैकेराइड के अणु हमें देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा यह जल अपघटित होकर 3 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, कौन ट्राइसैकेराइड। जैसे एग्जांपल इसका रैफिनोज,
क्या नाम है एग्जाम्पल, रैफिनोज। रैफिनोज होता है, देखियो एग्जाम्पल है का रैफिनोज, C18H32O16, इसे बोलते हैं रैफिनोज। दिखाई दे रहा होगा। इसका जलावरण कराएंगे हम जब भी, तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब देखिए C6H12O6, 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 मतलब C6H12O6, C6H12, इस सभी के सब क्या है, इस सभी के सभी मोनोसैकेराइड है। उन्हें ये कहा कि जलावरण होकर 3 मोनोसैकेराइड देगा, उसे बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, जो आता है ओलिगोसैकेराइड। ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, ये आपका गैलेक्टोज। तो आपने जाना कि मोनोसैकेराइड क्या है, सामने आपके लिखा। ओलिगोसैकेराइड आपको बताया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये 3 प्रकार की हमने जानकारी दी कि ओलिगोसैकेराइड। अब एक होता है ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में होता क्या है कि जलावरण होकर 4 अणु देता है। जब तक आप लिख लीजिए, जलावरण होकर कितना अणु देता है आपको, जलावरण होकर यह 4 अणु देगा हमें। अब देखिए हम जलावरण आगे को इधर इसको अलग कर देता हूं, देख लिया होगा। देखिए मैं केवल इतनी जानकारी दे रहा हूं। देखिए 2 तक हो चुका था, और तीसरे पॉइंट पर बात करूं इसकी, तो मैं कहता हूं टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड, और टेट्रासैकेराइड देखें तो आप खुद जानते हैं कि यह जलावरण होकर, ऐसे लिख देना है आपको, यह जल अपघटित होकर, यह जलावरण होकर क्या करेगा, यह जलावरण होकर 4 मोनोसैकेराइड देता है। 4 मोनोसैकेराइड, 4 मोनोसैकेराइड देता है, 4 मोनोसैकेराइड देता है जलावरण का। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखना, स्टैचियोस बोलते हैं, C21 नहीं, स्टैचियोस होता है, स्टैचियोस। स्टैचियोस का फॉर्मूला थोड़ा सा होता है CHO तो होना ही है, ये होगा कितना होता है 18 था ये, C18H32O16। इसी प्रकार ये होता होगा C41 21J 42J 24 C24H42O21, ये कहलाता है आपका स्टैचियोस। क्या कहलाता है, स्टैचियोस। मतलब स्टैचियोस क्या करता है, यदि आप स्टैचियोस को जलावरण कर देंगे तो यह 4 मोनोसैकेराइड देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई हो, ये 4 मोनोसैकेराइड देगा। अब बताइए कोई दिक्कत हो, समस्या? तो आपने समझा मोनोसैकेराइड, आपने समझा ओलिगोसैकेराइड। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड पर, लिख लीजिए आप इसको। आइए अब लास्ट पोर्शन पर बात कर ले, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज टॉपिक पर और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तीसरा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो आप जान लीजिए पॉलीसैकेराइड होता क्या, तो आपको बताते हैं कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आज थ्योरेटिकल दुख था, नेक्स्ट टाइम पे थ्योरेटिकल दुख कम होगा और रिएक्शन बेस ज्यादा होगा। ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं के संघनन से बनता है। इस बात को जानना है आपको कि हमने आपको बताया कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट। और मैंने कहा कि जो मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड के अनेक अणु में समथिंग मेरे हिसाब से आएगा 100 से लेकर
1000 मॉलिक्यूल तक हो सकते हैं मोनोसैकेराइड के। 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं आपके क्या 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मोनोसैकेराइड के हो सकते हैं। वे तमाम मिलकर आपके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसे कहा जाता है कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं के संघनन से बनता है। मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं के संघनन से बनता है, अनेक अणुओं के संघनन से बनता है। कौन बनता है? पॉलीसैकेराइड। ये तो कहा उन्होंने, पॉलीसैकेराइड बनता है अनेक अणुओं के संघनन से बनता है। अब देखिए दूसरी बात क्या होगी आपकी, यहाँ साथ साथ में ये भी जानना है आपको कि इनका जल अपघटन होता है तब यह अनेक मोनोसैकेराइड देते हैं, अनेक मोनोसैकेराइड देते हैं। इस बात को तो आप जानते होंगे। क्यों? जब वो अनेक मोनोसैकेराइड से बना है, जब कई मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़ के बने हैं वो, तो जब उसको जल अपघटन कराएंगे तो वही मोनोसैकेराइड अणु टूट जाएंगे, तो ये कहलाता है अनेक। और देखें तो यह अक्रिस्टलीय होता है, मतलब ये क्रिस्टल के रूप में होता है, स्वादहीन होता है और जल में प्रायः आंवले माने जाते हैं, प्रायः आंवले होते हैं, आंवले होते हैं। जैसे आपको जानते हैं, आगे बात करते हैं तो स्टार्च, स्टार्च के अलावा सेलुलोज, गोंद, जिलेटिन, सभी के सभी आपके एग्जाम्पल जो है वो पॉलीसैकेराइड के होते हैं। ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपके चीज के होते हैं, पॉलीसैकेराइड के। बताइए, ये आपका जैव अणु जो बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं हम, यह आपने जाना और समझा भी है कि बायोमोलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज आती है। हमने इसके बारे में भी जानकारी ली थोड़ी सी, और जानकारी लेने के पश्चात हमने सभी के सभी टॉपिक कंप्लीट किए। अब हम इसी में आप आइसोमर भी देख लेना, वीडियो में ऐड कर दूंगा, इसी अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पर हम मिलते हैं पुनः आपसे बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर पर, ठीक। पर ये ध्यान रखिए अपना। अच्छा।